नमस्कार, स्वागत है आपका। हमारे जितने भी दर्शक हैं, आज आप हमारे साथ अगले 1 घंटे नॉनस्टॉप बने रहिए, क्योंकि एक रिपोर्ट तो आपने देखी होगी, फ्रीडम हाउस रिपोर्ट। यह अमेरिकन थिंक टैंक है, लेकिन इसका नाम अमेरिकन थिंक ट्रंक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह रिपोर्ट भारत को नीचा गिराने के लिए बनाई गई है। इसकी जो रिपोर्ट आई है, और हैरान करने वाला, और इस थिंक टैंक के पीछे, इस थिंक ट्रंक के पीछे कौन कौन है, यह मैं आपको दिखाने जा रहा हूं आज। ये हम आपको बताएंगे, और यह भी बताएंगे कि कितनी गलत रिपोर्ट तैयार की गई है और उसके पीछे मंशा क्या है। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसी खबर से जो आपने देखी तो कुछ दिन पहले है, लेकिन हमारा सहयोगी, हमारा रिपोर्टर सुमित पहुंचा है अर्जुन टैंक के अंदर, जो कि प्रधानमंत्री ने देश को समर्पित किया। नए अर्जुन टैंक पर टीवी 9 भारतवर्ष की सबसे एक्सक्लूसिव कवरेज। टीवी 9 भारतवर्ष की रिपोर्टर ने लिया अर्जुन टैंक का जायजा। सामने आपकी स्क्रीन पर यह देखें, चीन पाक के टैंकों पर भारी पड़ेगा हंटर किलर MK1A टैंक। यह देखें, सुमित इस टैंक पर सवार। 14 बड़े बदलाव के बाद कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को सौंपा था ये। आत्मनिर्भर भारत के तहत DRDO ने विकसित किया है अर्जुन MK1A टैंक। सीधे देखें सुमित की यह खास रिपोर्ट। वैसे तो भारत की टैंक शक्ति बहुत दशकों पुरानी है। भारत के पास कई महत्वपूर्ण टैंक हुए और इस समय भारत की टैंक रेजिमेंट में न सिर्फ T-72 टैंक, T-92 टैंक है, बल्कि अर्जुन का मार्क 1 वर्जन भी है। लेकिन सबसे खास बात यह कि आपको बदलते वक्त के साथ हमेशा अपनी तकनीक को, अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए। यही है भारतीय सेना का और DRDO का मोटिव भी। इसीलिए मार्क 1 अल्फा वर्जन लाया गया, जिसका मकसद था न सिर्फ इसकी नाइट कैपेबिलिटीज को बढ़ाना, बल्कि इसकी एक्यूरेसी को, यानी इसकी जो अटैकिंग एक्यूरेसी है गन्स की, उसको भी इजाफा करना। भारत के पास अब तक 2 रेजिमेंट थी मार्क 1 की, लेकिन अब जब 118 नए टैंक आएंगे तो 2 नई और वर्जन खासतौर पर मैदानी इलाकों में या रेगिस्तानी इलाकों में और ज़्यादा इजाफा करेगी। भारत के पास मार्क 1 वर्जन का या फिर आप अल्फा वर्जन का एक और बड़ा कारण ये था कि इसकी लीग में या इसके साथ में कोई इतना भारी टैंक अब तक भारत के पास नहीं था। ये जो आप देख रहे थे, मैं एक बार फिर से आपको ये ब्रेकिंग दिखाऊंगा सुमित के, ये जो फुटेज है उसके साथ, और सीधे बहुत शार्प रिएक्शन सुमित से लूंगा। सुमित, हाउ इज द जोश? जोश इज ऑलवेज हाई निशांत। और हम जब बात करते हैं अपनी आर्मर्ड की, अपनी आर्टिलरी की, तो यही वो आत्मनिर्भरता भारत की पहली झलक है जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि कैसे भारत ने ना सिर्फ आसमान में तेजस जैसा विमान बना के उड़ा, बल्कि टैंक जो है, यानी जो आपके आर्मर्स हैं, उसमें भी कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये उसकी एक बड़ी तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। निशांत, सुमित, मैं सॉरी आपकी ऑफ द रिकॉर्ड बात बता देता हूं दर्शकों को। सुमित मुझसे बोल रहे थे थोड़ी देर पहले जब हमारी बात हो रही थी कि निशांत, भारत की गाड़ियों में बैठने का मन नहीं करता, अब तो टैंक में ही मजा आता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित, आप बने रहिए हमारे साथ। इस टैंक की खासियत वेरी क्विकली मैं आपको बता दूं, बहुत शानदार ग्राफिक्स यहां पर तैयार है। आइए एक बार देखें और उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर तेजी से देखें, पूरी तरह स्वदेशी MK1A टैंक, वजन 68 टन, रफ्तार 58 किलोमीटर प्रति घंटा, ताकत, गन कंट्रोल सिस्टम स्वदेशी, ट्रैक सिस्टम, इंजन, थर्मल इमेजिंग सिस्टम, हाईटेक सेंसर से लेस। और यहां पर अगर आए, वेपन 1200 mm की गन, एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन, मिसाइल लॉन्चर, LSE हम तैयार हैं। लक्ष्य को तलाश करने में स्किल जो है, सक्षम में मूवमेंट होने के बाद भी सटीक निशाना, इस पर लैंड माइंस और ग्रेनेड हमला नाकाम होगा। चीन और पाकिस्तान परेशान होंगे, लेकिन अब वो खबर जो पूरी देश को परेशान करने वाली थी, लेकिन हम इसका पूरा एक्सपोजे करने जा रहे हैं। अमेरिकी संस्था फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट पर उठे सवाल, बड़ी खबर। रिपोर्ट में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पर भेदभाव वाली नीतियां अपनाने का आरोप। रिपोर्ट में भारत में नागरिकों के अधिकार पर सवाल उठाए गए। भारत को आंशिक स्वतंत्र देशों की कैटेगरी में रखा गया। मोदी सरकार पर लॉकडाउन के दौरान मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। फ्रीडम हाउस रिपोर्ट, फ्रीडम हाउस रिपोर्ट। मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है। सीधा ये बिग वॉल पर। पहले हम आपको इस रिपोर्ट की बातें बता दें और उसके बाद मैं अपने मेहमानों और अपने सहयोगियों के पास चलूंगा। आइए देखें फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट। ये देखें आप, क्यों गिराई भारत की रेटिंग, ये एक सवाल है। नेक्स्ट प्ले करें प्लीज। यहां पर ये देखें आप, फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट कहती है राजनीतिक अधिकारों में गिरावट। अच्छा, नेक्स्ट चेंज करें।
नागरिक स्वतंत्रता में गिरावट। ओके, नेक्स्ट चेंज करें। फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट ये कहती है राजद्रोह लगाने का चलन बढ़ा। ओके, नेक्स्ट दिखाइए जरा क्या है। सरकार की आलोचना करने वालों को परेशान किया गया। अच्छा, और क्या दिखाया गया है? न्यायिक स्वतंत्रता दबाव में आई। न्यायिक स्वतंत्रता दबाव में आई। ओके ओके, लॉकडाउन के दौरान अधिकारों का हनन हुआ। अच्छा, कश्मीर में नागरिक राजनीतिक अधिकार घटे, और ये अभी तब बोल रहे हैं जब कश्मीर में चुनाव हो चुके हैं अभी। खैर, गैर सरकारी संगठनों पर शिकंजा कसा। क्यों? क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल को हमने पकड़ लिया था, कहां गड़बड़ कर रहा था वो। मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव वाली नीतियां, ट्रिपल तलाक, भूल गए क्या? नेक्स्ट, इंटरनेट की आजादी पर बैन, इसी इंटरनेट का इस्तेमाल होकर अफवाहें फैलाई जाती हैं। ये सारी चीजें कही गई हैं। मैं चाहूंगा यहां पर और भी कुछ है, वो मैं बाद में दिखाऊंगा, लेकिन सीधे मैं यहां पर चलूंगा। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मनीष झा, फ्रीडम हाउस रिपोर्ट, अमेरिकन थिंक टैंक। मैं बार बार इसको अमेरिकन थिंक टैंक नहीं कह रहा हूं, मैं इसको अमेरिकन थिंक ट्रंक कह रहा हूं। ट्रंक अब मैं बताना नहीं चाहता हूं क्या हूं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर देखें आपको फॉर्मर एम्बेसडर मेरे साथ है स्कंद तायल सर। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, और आपके ओपिनियन बहुत मैटर करते हैं। मेरे साथ मेजर जनरल ध्रुव कटोच सर है। सर, थैंक यू। शिकायत है आपसे 2 दिन से बातचीत नहीं हो पा रही थी, बट नेवर माइंड, वील मेक इट अप फॉर टुडे सर। मेरे साथ प्रोफेसर राजन कुमार सर हैं, बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं। और प्रदीप सर, एब्सोल्यूट न्यूट्रल वॉइस, लेकिन आप फियरलेस वॉइस। प्रदीप सर मेरे साथ है। कसवर, एक और फियरलेस जर्नलिस्ट पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मनीषा, फ्रीडम हाउस रिपोर्ट, आप पीएमओ कवर करते हैं, क्या रिएक्शन आ रहा है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि लगातार वॉशिंगटन बेस्ड इस थिंक टैंक के द्वारा हो या फिर ह्यूमन राइट के नाम पर भारत को दबाव बनाने की एक अंतर्राष्ट्रीय कोशिश हो रही है। हालांकि अच्छा होता कि विदेश मंत्रालय या भारत सरकार की तरफ से इस रिपोर्ट का आधिकारिक तौर पर खंडन किया जाता, लेकिन हम सब जानते हैं कि किस तरह से कोशिश यही हो रही है कि भारत सरकार पर दबाव बनाया जाए, और इसी वजह से अमेरिका की अलग अलग संस्था, कभी फॉरेन पॉलिसी तो कभी फ्रीडम हाउस के तौर पर, सरकार को भारत के तमाम नीतियों को लेकर एक रैंकिंग सिस्टम देने का एक नया रिवाज चल रहा है, और उसके तहत प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को कटघरे में रखने की कोशिश हो रही है। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष यह है कि यह हमारी सरकार की भी जिम्मेदारी है कि दुनिया को हम दिखा सके कि भारत अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो यहाँ पर उस तरह का माहौल भी है। देखिए, जब आप एक्टिविस्ट पर मुकदमा करते हैं, जब एक साल में 2-2 आप यूएपीए के पीएमओ ने उसको रिएक्ट नहीं किया, तो उसका आप दोनों को कवर इंटरप्रिटेशन होने करते की हैं। गुंजाइश होती है। एमईए ने रिएक्ट नहीं किया, पीएमओ ने रिएक्ट नहीं किया, आप दोनों को कवर करते हैं, इसका मतलब साफ है उनके लिए ये कोई भी इंपॉर्टेंस रखती नहीं है रिपोर्ट। अब ये भी आप कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि देर सवेर ये रिपोर्ट को जरूर रिएक्ट करेंगे, और मुझे लगता है कि अगर एक अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक कोई भी हो, अगर इस तरह की रिपोर्ट देते हैं तो सरकार की तरफ से रिएक्ट करना बेहतर होगा। ठीक है, मैं अब आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ। स्कंद सर, मैं आपके पास आना चाह रहा था, लेकिन मैं आपके पास एक मैक्रो व्यू के लिए आऊंगा। उससे पहले मैं कुछ खबरें इसी लिहाज से बता दूं, फिर मैं आपसे ओवरऑल एक एनालिसिस लूंगा। लेकिन प्रोफेसर राजन कुमार सर, अमेरिकन थिंक टैंक की रिपोर्ट आती है, और वो ऐसे टाइम पर आती है जब हमें पता है कि किस तरीके से फंडिंग हो रही है। क्या फंडिंग हो रही है हमें अच्छी तरीके से पता है कि ये किसान आंदोलन में कहां से किसकी फंडिंग हुई, जिस तरीके से कुछ खालिस्तान समर्थक लोगों को भड़काने की कोशिश की गई, और उसके प्रूफ हैं। सिख फॉर जस्टिस हमारे पास प्रूफ है। सेकेंड चीज जो हमारे लिए सबसे शॉकिंग है, अब इन्होंने बोला, एनजीओज का जिक्र किया, एमनेस्टी इंटरनेशनल का काला चिट्टा सबके सामने है। इस रिपोर्ट के अभी आने के मायने क्या हैं, क्योंकि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन नया अभी आया है। देखिए, ये निशांत, आपने बहुत ही बढ़िया सवाल किया, थैंक यू। लेकिन हमें यह मान के चलना चाहिए कि यह जो रिपोर्ट है इसमें अमेरिकन स्टेट का ये रिपोर्ट नहीं है। ये एक वहाँ पे जो थिंक टैंक है वो इंडिपेंडेंट है, उनका फंडिंग इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि हमारी जो सरकार है उसको एक ऑफिशियल तरीके से उसको रिएक्ट करने की जरूरत है। लेकिन जहाँ तक रिपोर्ट की बात है तो यह एक तरह से काफ़ी चिंताजनक विषय है कि जो अभी तक जो फ्रीडम था उसको पार्शली फ्री करके वैसे कंट्री के से तुलना करते हैं जिसमें कि टर्की या मलेशिया, ईस्टर्न के जो देश होते हैं, तो ये मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट जो मैसेज इंडिया का जाता है हमेशा, जो जिससे इंडिया का रेपुटेशन आप देखेंगे बाहर में काफ़ी हाई है। उसके कारण है कि कोई किसी को बिलीव नहीं होता है कि भारत में इतनी समस्याओं के बावजूद इतनी मजबूत एक तरह से प्रजातंत्र है।
तो इससे जो फ्रीडम हाउस है ये एक इम्पॉर्टेंट थिंक टैंक है, मैं एकेडमिक पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके बेसिस पे कई आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। और आप ये भी मान के चलें कि अमेरिकन सरकार की पॉलिसी होती है कि भारत को लेकिन एक मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा प्रोफेसर राजन कुमार सर, मैंने आपसे ये सवाल इसलिए भी पूछा, ये लोग क्या पैरामीटर्स लेते हैं? मतलब ये इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ हो नहीं सकता कि वो लॉकडाउन की बात कर रहे हैं। मतलब उनके लिए लॉकडाउन में आजादी जरूरी है या मौत? अमेरिका में मौतें हुई हैं क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन टाइम पर नहीं लगाया, इंडिया ने लगाया इसलिए जिंदगी बची। जी, उसने अमेरिका को भी क्रिटिसाइज किया है, वहाँ पे जो कैपिटल हिल या दूसरे जगहों पे जो अटैक हुए हैं। तो इनफैक्ट आप देखें केवल उसने भारत को नीचे नहीं दिखाया, लगभग 75% जो देश हैं उनका रैंकिंग कहीं ना कहीं नीचे हुआ है। तो उनको ये बोला कि 75% लोग जो पहले बेटर फ्रीडम में रह रहे थे अभी उनमें कहीं ना कहीं गिरावट आई है। और उसने अमेरिका को भी क्रिटिसाइज किया। जो सबसे ऊपर के देश हैं उसमें स्कैंडिनेवियन कंट्री, फिनलैंड, स्वीडन इत्यादि हैं। और यूरोप के देश में भी आप देखें, पोलैंड, दूसरे जो देश हैं उसमें काफी गिरावट आई है। तो यह एक तरह से आप देखें पूरे विश्व की समस्या के रूप में है, जहाँ पे कि एक ये सच है कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक फ्रीडम है, ठीक है, मैं इसके पीछे कौन कौन है सर उसका खुलासा करने जा रहा हूं। मैं अपने सभी मेहमानों के पास एक एक करके आ रहा हूं। पहले कंपैरिजन वाला मैं आपको एक वॉल दिखाना चाह रहा हूं, आइए जरा देखें कंपैरेटिव की, क्योंकि प्रोफेसर राजन कुमार ने अभी जिक्र किया, जो कैपिटल हिल वाली जिक्र हुआ, फ्रीडम रिपोर्ट पर सवाल क्यों हो रहे हैं, जरा कंपैरेटिव स्टडी दिखाइए, यहां पर प्ले करिए इसको, बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्विकली राहुल, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये है, इसको देखें आप। अब फ्रीडम रिपोर्ट, भारत को 67, यूएस को 83 अंक, लेकिन अमेरिका में कैपिटल हिल हिंसा हुई। कैपिटल हिल जैसी हिंसा भारत में नहीं हुई। कहां हुई है भारत में? अंकों का गणित तो कुछ और कह रहा है। अमेरिका में अगर आपको याद हो किस तरीके से रेसिज्म हुआ, आपको याद होगा। भारत में तो ऐसा कोई रेसिज्म नहीं हुआ, तो फिर यह अंक गणित क्यों गड़बड़ है? अगर मैं अमेरिका की बात करूं, अमेरिका में न सिर्फ कैपिटल हिल हुआ, रेसिज्म हुआ, लेकिन उसके बाद जो पीनलाइजेशन हुआ, जिस तरीके से लोगों के पीछे पड़े वो लोग कोरोना काल में, भारत में तो वैसा नहीं हुआ। नेक्स्ट चेंज ओवर करें राहुल, इसको जरा स्ट्रेट, वो ये देखें। अब कैपिटल हिल हिंसा में 6 लोगों की मौत, रंग भेद नहीं है भारत में। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो देखें आप। कैपिटल हिल में पुलिस पर फायरिंग में 1 की मौत, प्रदर्शन पर फायरिंग नहीं। नेक्स्ट चेंज करें, यहां पर अभी आपका इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, अश्वेत लोगों के खिलाफ हिंसा बढ़ी, ऐसा कुछ भी भारत में नहीं है। खैर, अब मैं सीधे यहां पर चलूंगा। अश्वेत 25 लोगों की मौत हुई है, मैं सीधे चलूंगा यहां पर। मेरे साथ मौजूद हैं स्कंद सर। सर, मेरा सवाल आपसे यह है, जो मैं आपसे समझना चाहता हूं, इस चीज को मुझे बताइए सर, अभी के हालात में अगर यह रिपोर्ट आती है, हमें पहले तो यह नहीं पता कि इनके पैरामीटर्स क्या हैं, इनके क्या कंपैरेटिव्स हैं। दूसरा, ये ऐसा बताना चाह रहे हैं, बेसिक प्रीमाइस जो होता है किसी भी रिपोर्ट का, वो गड़बड़ कैसे हो सकता है? आपने कोरोना में चीजों को असेस किया है, जब चीजें वाकई में रिस्ट्रिक्टेड हैं। देखिए, मैं बहुत ब्रॉडली, आपने पूछा कि ब्रॉडली मैं ये कहूँगा कि हमें हमारे देश में, हमारे देश की संस्थाओं में हमें इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि कोई बाहर की संस्था अगर कोई उस पर टिप्पणी करती है तो हम उसको देखें, हम उसको समझें कि उन्होंने उसको क्यों ऐसा कहा, और उसके बाद अगर हमें कोई कमी है तो उसको हम पूरा करने का प्रयत्न करें। तो मेरा इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं करता कि कोई अगर हमें क्रिटिसाइज करता है तो हम उसके ऊपर लाठी लेके पीछे पड़ जाए। ठीक है। दूसरा, जहां तक फ्रीडम हाउस रिपोर्ट है, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा, ये एक इंडिपेंडेंट संस्था है और इसका अमेरिकन गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं। देखिए, मैं जब जनीवा में था, ह्यूमन राइट्स कमीशन से डील करता था, भारत के परमानेंट मिशन में था, तो भारत में उस समय एनकाउंटर किलिंग्स बहुत होती थी, तो वो उस पर टिप्पणी करते थे। मैं कहता हूँ कि वो सही टिप्पणी करते थे। और जब हम यहाँ MHA को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को रिपोर्ट भेजते थे तो वो स्टेट से रिपोर्ट मांगती थी और उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। और स्टेट की पुलिस जो बिल्कुल मार रही थी लोगों को, उनके ऊपर थोड़ा सा अंकुश पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की रिपोर्ट भारत के लिए, हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हम, देखिए, हम अपने को खुद जज नहीं कर सकते। अगर आप किसी एग्जाम में आप हैं तो दूसरा आदमी अपने ऊपर हमें विश्वास होना चाहिए, और अगर हम में कोई कमी है हमें उसको पूरा करना चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं एक सिटीजन के हिसाब से कहूंगा
कि पिछले 10 साल में 10,000 भारतीयों के खिलाफ सेडिशन का आरोप लगा है। मैं समझता हूं कहीं ना कहीं हमारी संस्थाओं में, पुलिस में कहीं कमी है। ठीक है, आप जो बता रहे हैं वो एक पॉजिटिव आउटलुक है और मैं इससे एग्री भी करता हूं कि हर चीज में वो लोग गलत नहीं हो सकते, कुछ चीजें में वो सही भी हो सकते हैं। ठीक है प्रदीप सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन जनरल कटोच सर, अगली खबर पे मैं आपका रिएक्शन लूंगा एंड इट इज स्टनिंग। और स्कंद सर आप जरूर देखिएगा, इसी फ्रीडम हाउस रिपोर्ट में अमेरिकी थिंक टैंक फ्रीडम हाउस ने अपनी रिपोर्ट में भारत का गलत नक्शा दिखाया। रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर को भारत से अलग कर दिया गया। बीजेपी ने कहा माफी मांगे फ्रीडम हाउस। सोशल मीडिया पर भी यूजर्स ने फ्रीडम हाउस पर सवाल उठाए। आइए जरा इसकी मैं डिटेलिंग आपको करना चाहूंगा। हम जानबूझ के, बल्कि मेरे जो सहयोगी हैं संजीव, उन्होंने जानबूझ के कहा कि हम ये मैप नहीं दिखाएंगे, हम बिल्कुल नहीं दिखाएंगे वो वाला मैप। जरा देख करें यहां पर रिपोर्ट पर सवाल क्यों है। यहां पर ये देखें, रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर को भारत से अलग कर दिया गया है, नंबर 1। नंबर 2, हर कोई ये गलती करता है, जम्मू कश्मीर को लेकर अलग से रिपोर्ट जारी की गई है। ये देखें, जम्मू कश्मीर को आंशिक स्वतंत्र का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें, जम्मू कश्मीर को राजनीतिक अधिकारों में 40 में से 7 नंबर दिए गए। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें, जम्मू कश्मीर को नागरिक अधिकारों में 60 में से 20 नंबर दिए गए। मैं सीधे चलूंगा, ध्रुव कटोच सर मेरे साथ हैं। सर, मैं ये समझ नहीं पाता हूं, अभी इससे कुछ दिन पहले एक और अमेरिकन एजेंसी ने ऐसा किया था, जिसकी मर्जी आती है जम्मू कश्मीर को नक्शे से गायब कर देता है, जिसकी मर्जी आती है उसका कॉपीराइट है जम्मू कश्मीर को, दे वांट टू ट्विस्ट एंड टर्न द वे दे फील लाइक। मतलब हम इसमें कुछ भी नहीं कर पाते हैं फिर। देखिए निशांत जी, कुछ आपके पहले जो बातचीत हुई है वहाँ पर यह कहा गया कि ये जो थिंक टैंक है, ये इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है और इनका अमेरिका सरकार के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, इंडिपेंडेंट तो हो सकती है, लेकिन इस प्रकार की जो हरकतें कर रहे हैं ये मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। ये भी कहा गया कि देखिए भारत को इनकी बातें सुनना चाहिए थी, क्योंकि हम अपनी गलती खुद नहीं निकाल सकते हैं। मैं तो इससे बिल्कुल खिलाफ हूँ। भारत एक स्वतंत्र देश है और जो भी हमारी ताकतें हैं, हमारी कमजोरियां हैं, हमारे पास इतनी शक्ति है कि हम इसको खुद निकाल सके। तो ये इससे पहले जो बताया गया था कि नहीं दूसरे ही हमारी आलोचना करेंगे, इस बात के साथ तो मैं कभी शामिल हो नहीं सकता हूँ। जहां तक रही ये फ्रीडम हाउस रिपोर्ट, मुझे तो लगता है कि फ्रीडम हाउस को कहां से फंडिंग आती है इसके ऊपर भी जरा नजरिया लगाना चाहिए। मैं बता दूं सर, कई बार ये ध्रुव सर, मैं आपको बता देता हूं क्योंकि आपने ये बात कर दी है, और इसके बाद मैं आप के पास आ रहा हूं और उसके बाद मैं प्रदीप सर के पास आऊंगा। एक और इंपॉर्टेंट, आइए सीधे जरा फंडिंग की बात करते हैं। कम ऑन राहुल, जरा प्ले करें फंडिंग की बात। अब जरा मैं आपको मजेदार बातें दिखाता हूं। देखें यहां पर फंडिंग की बात, ये इंडिपेंडेंट सो कॉल्ड एजेंसी जो है, इसको देखें, फ्रीडम हाउस को फंडिंग 2016 में 86% यूएस से फंडिंग थी, 2019 में 94%, और अन्य 2016 में 14%, 2019 में 6%। ये यूएस गवर्नमेंट की फंडिंग है। दे आर सपोर्टेड बाय यूएस गवर्नमेंट, ये बल्कि यूएस एस्टैब्लिशमेंट ये कहा जाता है। ध्रुव सर, योर टेक। यस, तो यही मैं बात कर रहा था। देखिए, ये जितने भी कैंपेन्स हैं ये मोटिवेटेड कैंपेन्स हैं और हमेशा, और ये इस समय पर भारत को नीचे दिखाने की इनकी यही कोशिश है कि जिस प्रकार से पहले वो भारत को पूंछ पकड़ के हम निचा सकते थे, अब जाके इनको मुश्किल पड़ रही है। सर, मैं आपसे 2014 के सवाल पूछ रहा हूं, हालांकि उस चीज के लिए मुझे सोशल मीडिया पे ट्रोल भी किया था, बट नॉनदलेस इट डजंट मैटर। मैं आपसे एक चीज जानता हूं, जिस दिन बाइडेन आए उस दिन, मैं चाहूंगा राहुल वही फ्रेम रखें, उस दिन बकायदा एक, उसके अगले दिन, बाइडेन की स्वेरिंग इन के अगले दिन एक टाइम मैगजीन में आर्टिकल छपता है, बल्कि उसके 1-2 दिन पहले, और उस आर्टिकल में बकायदा यह बताया गया था कि भारत क्या क्या गड़बड़ कर रहा है, और उसमें भी कुछ यही अंडरटोन्स थी जो यहां पर फ्रीडम हाउस रिपोर्ट में चल रही हैं। बाइडेन साहब के आने के बाद ये फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट में एकदम, जिसको कहा जाना, दे आर गोइंग नो होल्ड बाज, खुलने में जा रहे हैं एकदम। क्या ये समझा जाए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ लोग हैं जो इसको फंड कर रहे हैं और जो इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं? देखिए, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में काफी पाकिस्तान के आईएसआई लोग और चीन के भी वहां पर घुसे हुए हैं और वहां पर भी इनको फंडिंग मिलती है। तो ये इस बात के ऊपर मुझे तो कोई शक नहीं है, और बार बार ये इस प्रकार की आलोचना करते रहते हैं। मुझे तो लगता है कि हमको चेक करना चाहिए उनकी गलतियां क्या है और हमको उनकी रिपोर्ट पब्लिश करना चाहिए। ये इनका एक ही मकसद है, भारत को किस प्रकार से नीचे दिखाएं और भारत की जो तरक्की हो रही है उसको किस प्रकार से रोक लगा दिए जाए। ठीक है, बिडेन का एक स्टेटमेंट आया था 2 दिन पहले कि ये जो भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है, ये अमेरिकन इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। यस, यू आर राइट। तो सो वी शुड बी केयरफुल
बाहर के विदेश है वो समझते हैं कि हम जिस प्रकार से पहले गुलाम थे उसी प्रकार से गुलाम रहे। यू आर राइट सर, बाइडेन का वो जो स्टेटमेंट था कि इट इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका, आत्मनिर्भर भारत। प्रदीप सर मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि अब एक बहुत मैक्रो पर्सपेक्टिव के लिए अब आप जरा ध्यान से देखिएगा। फ्रीडम हाउस के ऊपर सवाल बहुत बड़े बड़े देखें। यहां पर अमेरिका के चिंतक और प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के नोआम चॉम्स्की ने फ्रीडम हाउस को अमेरिका की प्रोपेगेंडा मशीन बताया था। नंबर 1 ये है नोआम चॉम्स्की, शक्ल देख लें आप मैं जानता हूं इस शो को देखने वाले सभी इनको जानते होंगे। ये वो इंसान है जिन्होंने दुनिया में बहुत सारे एक्सपोजेस कर रखे हैं किस तरीके से प्रोपेगेंडा मशीन्स चलती हैं। नोआम चॉम्स्की ने कहा कि ये एक प्रोपेगेंडा मशीन है अमेरिका की। नेक्स्ट चेंज करें, यहां पर देखें अलग अलग देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर फ्रीडम हाउस अमेरिकी प्रोपेगेंडा चलाता है। राहुल थोड़ा सा जूम इन करें, थोड़ा सा, यह भी नोआम चॉम्स्की ने कहा था। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको दिखाता हूं। फ्रीडम हाउस में अमेरिकी सरकार या सरकार के अंदर मौजूद कुछ लोग दखल रखते हैं। सोच रहे हैं आप? नेक्स्ट चेंज करें। फ्रीडम हाउस के जरिए अमेरिकी सरकार से जुड़े लोग अमेरिका का प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते हैं। नेक्स्ट यहां पर चेंज करें, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यह वही संस्थान है जिसका ताल्लुक जॉर्ज सोरोस जैसे शख्सियत से भी है। जॉर्ज सोरोस वो है, क्या है बताता हूं मैं। नेक्स्ट चेंज करें। जॉर्ज सोरोस भारत और पीएम मोदी के खिलाफ फंडिंग की बात कर चुके हैं। अब जरा सुने ध्यान से, बतौर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 में फ्रीडम हाउस की फंडिंग घटाने की बात कही थी। इसके साथ मैं सीधे आऊंगा प्रदीप सर के पास। प्रदीप सर, अमेरिका के एस्टैब्लिशमेंट में मौजूद लोग दुनिया के इंटरनल मैटर्स में दखल करने के लिए फ्रीडम हाउस रिपोर्ट के अंदर इंटरवीन करते हैं। जॉर्ज सोरोस जैसे लोग इसको फंड करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने 2019 में इसकी फंडिंग घटाने की बात कही थी। योर टेक सर ऑन द एंटायर व्यू। देखिए निशांत जी, अभी तक जो बातचीत हुई है, प्रोफेसर राजन ने जो कहा और तायल साहब ने जो कहा, देखिए सामान्य परिस्थितियों में आदर्श स्थिति अगर की बात करें तो उनकी बात स्वीकार्य है, लेकिन हमको जो वर्तमान परिस्थिति है उससे अलग हटकर इस बात का जो है आकलन नहीं करना चाहिए। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन में, वहां की संसद में, वहां के राजनीतिक दलों में ऐसे तत्व हैं जो भारत विरोधी हैं, जो भारत का हर कदम पर विरोध करते हैं। हमारे विरोधियों का पाकिस्तान और चीन का, खासतौर से पाकिस्तान का समय समय पर लगातार साथ देते रहे। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते। एक बात, दूसरा, ये इस तरह की रिपोर्ट पर अगर भारत सरकार तुरंत आगे बढ़कर रिएक्ट करती है तो इसका मतलब उसको क्रेडिबिलिटी दे रही है। Yes, you're right. सरकार, ये नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। इसका मतलब हमको, हमारे मन में चोर है, हमको लगता है कि हमने कुछ गलत किया है और उसको इन्होंने उजागर कर दिया है, बल्कि इनको एक्सपोज करना चाहिए। इनको एक्सपोज कैसे किया जा सकता है? इनको एक्सपोज किया जा सकता है तथ्यों से। मैं इस पूरी रिपोर्ट से सिर्फ 2 तथ्य, समय कम है इसलिए 2 तथ्यों का जिक्र करूंगा। एक, जम्मू कश्मीर में राजनीतिक अधिकार की बात करते हैं, ये 40 में से 7 नंबर देते हैं। जिस स्टेट में अभी डीडीसी के चुनाव हुए, लोगों ने शायद कई दशकों बाद इतने बड़े पैमाने पर निकलकर वोट किया, कोई हिंसा नहीं हुई, निष्पक्ष चुनाव हुए, वहां इस तरह की बात करना ये समझ से परे है। प्रदीप सर, दूसरी बात जो है, जिस तरह की रैंकिंग दी गई है अलग अलग पैमानों पर, आप देखिए कि दिल्ली में दंगे जो हुए, मुसलमानों ने प्रायोजित ढंग से दंगे कराए, उसमें कहना कि मुसलमानों पर अत्याचार हुआ, ये सर हम सभी मुस्लिमों को नहीं कहेंगे, कुछ सेलेक्टेड लोग थे जिन्होंने ऐसा किया, हम जनरलाइज नहीं कर सकते। प्रदीप सर मैं आपको रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर अभी आ रही है, इससे कनेक्टेड नहीं है लेकिन देश के लिए बड़ी खबर है। अहमदाबाद टेस्ट में ऋषभ पंत का धमाकेदार शतक, 115 गेंदों पर ऋषभ पंत ने शानदार शतक जड़ा और ऋषभ पंत ने छक्का जड़कर शतक पूरा किया, लेकिन 101 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर वो आउट हो गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा था। प्रदीप सर बैक टू यू। ये बड़ी खबर मुझे बताना था। सर मैं आपसे एक मोटी चीज जानना चाहता हूं।
आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि हम इनको क्रेडिबिलिटी नहीं दे सकते, लेकिन इसका तो पूरा जो सोच है फ्रीडम हाउस रिपोर्ट की, सोच ही बड़ी अजीब सी है। वो इंटरवीन करना चाहते हैं, राष्ट्रपति ट्रंप उनको विड्रॉ कर रहे थे फंडिंग को लेकर, जॉर्ज सोरोस इन्वॉल्व हैं। बहुत संक्षेप में रिएक्शन सर। देखिए, अमेरिका दुनिया के दूसरे देशों में अपनी दादागिरी चलाना चाहता है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। ये फ्रीडम हाउस और इस तरह के जो थिंक टैंक हैं, उनका इस्तेमाल इसी के लिए किया जाता है, उन देशों के प्रति माहौल बनाना। वो अभी जो मेजर जनरल साहब जो बात कर रहे थे, इसके आधार पर आर्टिकल लिखे जाएंगे, इसके आधार पर प्रोपेगेंडा चलेगा, हमारे देश में लोग निकलेंगे जो इसके आधार पर जो है सवाल खड़े करें। ठीक है, पॉइंट टेकन सर, ये उनका मकसद है। पॉइंट टेकन सर। प्रदीप सर, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। बड़ी खबर एक और है, भारत की सुरक्षा पर अमेरिका की बड़ी पहल। भारत को $20 अरब का रक्षा उपकरण बेचेगा अमेरिका। एक तरफ वो और एक तरफ ये। यूएस ने रक्षा उपकरणों की बिक्री का दायरा बढ़ाया। कश्मीर में हालात सामान्य करने की कोशिश को भी सराहा है। लीजिए, कश्मीर में हालात सामान्य करने की कोशिशों को सराहा। अब कौन सा हाथ कहां से खेल कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है। मनीष झा, वेरी क्विकली, ये जो जो बाइडेन की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से स्टेटमेंट आया, क्या इसमें जानकारी आ रही है? देखिए निशांत, सबसे पहले तो मैं ये एक बात कहना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट बाइडेन की सरकार भारत के साथ है, भारत के साथ अच्छे संबंध चाहती है, और उस दिशा में चाहे हथियारों की खरीद का मसला हो या दूसरे और मसले हैं। आपने स्वयं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से बात की थी और उन्होंने क्या कहा था कि अमेरिकी प्रशासन भारत के साथ आगे बढ़कर काम करना चाहता है, क्योंकि भारत एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। ऐसी स्थिति में चाहे हथियार खरीद की बात हो, जिसको लेकर अमेरिकी प्रशासन राहत देने के लिए, छूट देने के लिए तैयार है, वहीं दूसरी तरफ अगर फ्रीडम हाउस जैसी चीजें रिपोर्ट आती है तो हम इसका एक कंक्लूजन ये नहीं निकाल सकते। मनीष, एक मिनट, मनीष, इन एनालिसिस हम बाद में करेंगे। मनीष, मैं चाहता हूं जो बाइडेन की तरफ से ये जो स्टेटमेंट आया है, इस स्टेटमेंट का क्या इंपैक्ट है, दोनों देशों के बीच में एमईए कैसे रिएक्ट कर रहा है, ये क्या क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए, प्रेसिडेंट बाइडेन ने सबसे पहले तो भारतीय अमेरिकियों की तारीफ करते हुए ये कहा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में 50 से अधिक भारतीय अमेरिकी मूल के लोग इस समय काम कर रहे हैं। दूसरी बात है कि जम्मू कश्मीर में जो राजनीतिक जो परिवर्तन हुआ है, जो राजनीतिक अभी बयार बह रही है, उसको लेकर अमेरिकी सरकार ने बहुत ही सकारात्मक बयान जारी करते हुए कहा कि ये अच्छा है कि हमें जम्मू कश्मीर में इस तरह की चीज़ें हो रही है। और जो तीसरी बात जो सबसे अहम थी कि भारत सरकार को जो हथियारों को परचेज करना है, जिसके लिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ छूट देनी थी, उसको लेकर भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बेहद सकारात्मक संकेत दिए हैं। ठीक है, पॉइंट टेकन, कुल मिलाकर पॉइंट टेकन। एक चीज मैं समझना चाहूंगा ध्रुव सर और स्कंद सर से, बहुत संक्षेप में, बहुत छोटा रिएक्शन दीजिएगा सर। कसवर, आई एम सॉरी, मैं आपके पास तुरंत इस खबर के बाद आ रहा हूं। ध्रुव सर, मुझे एक चीज बताइए, क्या इंडिया के साथ डिफेंस टाई अप इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए कि वो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, दे कैन इल अफोर्ड टू अपसेट इंडिया, मतलब वो भारत से नाराजगी अब मोल नहीं लेना चाहेंगे? ये बिल्कुल सही बताया आपने, क्योंकि इस समय पर भारत के और अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वो बिल्कुल अलाइंड है, और ये इंटरेस्ट जो है ये इंडो पैसिफिक में है। तो ज्यादा करके दोनों को खतरा जो है ये चीन की तरफ से है, और इसीलिए ये कोऑपरेशन जो है, ये मैं समझता हूँ जहां तक डिफेंस की कोऑपरेशन है, ये भारत और अमेरिका की मजबूत होता जाएगा, इसमें कोई कमी पेशी नहीं आएगी। निशांत, आप जो बता रहे हैं स्कंद सर, मैं एक चीज ही आपसे जानना चाहूंगा। आपने जो बात बोली, आई कंप्लीटली एग्री विद इट कि हमें पॉजिटिविटी से लेना चाहिए, लेकिन डेमोक्रेट्स की एक बहुत पुरानी स्ट्रैटेजी है, उनके अलग अलग फ्लैंक्स होते हैं जिससे वो काम करते हैं और सामने बहुत स्ट्रेट फेस लेकर आपसे बिजनेस करते हैं। तो एक फ्लैंक पे काम चल रहा है जो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, दूसरे फ्लैंक पर वो आपसे बोल रहे हैं कि हम खुश हैं, कश्मीर में सब कुछ चल रहा है। देखिए, अमेरिका, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, वो अलग अलग स्तर पर अलग अलग बात करता है, और अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट में कई सारी कमिटीज़ हैं, वो कुछ अपनी इंडिपेंडेंसी रिपोर्ट देती है। आपने देखा होगा, एक कोई रिलीजियस फ्रीडम कमिटी है, वो रिपोर्ट देती है, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी उससे सहमत नहीं होते, पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को वो पावर नहीं है कि उनकी मिनिस्ट्री का ही कोई ग्रुप एक रिपोर्ट बना रहा है और उसको वो उसके खिलाफ कुछ कह सके। तो हमें ये सब एक बहुत ही
अच्छे पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए कि वो कौन क्या कह रहा है और उनकी जो पावर स्ट्रक्चर है उसमें क्या स्थिति है, और कोई क्या उसको बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। पर जो प्रेसिडेंट बाइडेन खुद कह रहे हैं, जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कह रहे हैं, जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कह रहे हैं, हमें उस पर एक कड़ी नजर रखनी चाहिए। और जैसा अभी जनरल साहब ने कहा, देखिए अमेरिका, पूरी दुनिया हमें हथियार बेचना चाहती है, तो हम उनके ऊपर एहसान कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रहे। well said, sir. $20 बिलियन, और वो कितना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं। जनरल कटोच जानते हैं कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में बहुत पीछे हैं, उसमें रशियन सबसे आगे हैं, फ्रांस भी आगे है। तो ये तो हम उनके ऊपर एहसान कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और मैं इसकी क्विकली वॉल दिखाता हूं, फिर कसवर के पास आ रहा हूं, बड़ी खबर पाकिस्तान से ले रहा हूं। आइए जरा प्ले करें जो हमारे पास वॉल में डिटेलिंग है, जो अभी बाइडेन साहब ने कहा है, क्योंकि ये मैटर करता है। अमेरिका में ना एक हाथ एक काम करता है और वो छुपा हुआ हाथ होता है, लेकिन जो असली हाथ होता है वो अपने सेटिंग करता रहता है ऊपर माहौल बनाकर। यहां पर भारत अमेरिकी कंपनियों से आधुनिक हथियार खरीद पाएगा। भारत अमेरिका की दोस्ती, F-21 जैसे फाइटर जेट खरीद सकता है भारत, ऐसी संभावना है। लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनियों से तकनीक को लेकर समझौता करना आसान होगा। नेक्स्ट, चीन पाकिस्तान के मुकाबले भारत की रक्षा तैयारियों को और मजबूती मिलेगी। यहां पर मैं सीधे चलूंगा, ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, कसवर में आपके पास आ रहा हूं, जल्द होगी क्वाड देशों की सबसे बड़ी बैठक, क्वाड इंटरनेशनल समिट की तैयारी में सदस्य देश। ये जानकारी हम ब्रेकिंग न्यूज देते हैं आपको। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने कहा आमने सामने बैठकर बात होगी। अमेरिका इसी महीने चाहता है क्वाड की बैठक की मीटिंग। हिंद महासागर में शांति के लिए क्वाड जरूरी है, ऑस्ट्रेलिया ने कहा। अब आप ये जो देख रहे हैं, इसको, इस खबर को इस लिहाज से समझें कि अभी अभी कमला हैरिस की अपने काउंटर पार्ट से 1-2 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में मुलाकात हुई है, फोन पर बातचीत हुई है, और क्वाड को डेवलप करना इनकी एक प्रायोरिटी है। अगली खबर पाकिस्तान की, अगर हम बात करें, भारत के साथ बातचीत पर पाकिस्तान का बड़ा बयान। भारत के साथ बातचीत से कभी गुरेज नहीं, यह कहा है पाकिस्तान ने। विवादों के समाधान के लिए हमेशा तैयार है, पाकिस्तान ने कहा। सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए तैयार है, पाकिस्तान ने कहा। मैं सीधे चलूंगा कसवर के पास। कसवर, बदले बदले से अंदाज नजर आते हैं। मेरा ख्याल है कि बदले बदले आसान नजर नहीं आ रहे। ये तो हम पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान का स्टांस काफी चेंज हुआ है, और उसके बाद उनको यहाँ पे जो कुव्वतें हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के मामलात हल करते हैं, उन्हें इस चीज का एहसास हो गया है कि आप अपने हमसायों के साथ बिगाड़ कर अपने मामलात इंटरनेशनली या लोकली आप नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि देर आई दुरुस्त आई, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान की तरफ से। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब देखना ये कि इंडिया इसका जो रिस्पांस है वो कैसे देता है। ढेर सारे मामलात ऐसे हैं और बहुत ज्यादा इनको कंसंट्रेट करने की जरूरत है दोनों मुल्कों के। मुझे एक बात बताइए, ये मैं आपसे बहुत जरूरी समझना चाहता हूं और आप ही से समझना चाहता हूं। मैं चाहूंगा इमरान खान की कल वो जो ब्रीफिंग हुई है उसके शॉट्स अगर बीच में दिखा पाए। मैं आपसे ये चाहूंगा कसवर, इमरान खान की हालत खराब है, अपोजिशन सिर पर चढ़ा बैठा है। पाकिस्तान आर्मी को जिंदगी में उनके अब एग्जिस्टेंस के बाद पहली बार लोकल लोगों से चुनौती मिली है। सब्सिक्वेंटली जो तीसरी चीज है वो ये है कि चाइना और भारत के रिलेशंस में चाइना बैकफुट पर गया है। क्या ये वजह तो नहीं है कि पाकिस्तान थोड़ा सा लो डाउन हुआ है? देखिए, ये जो आपने जितनी बातें की हैं, ये वाकई एक बहुत बड़े फैक्टर्स हैं पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी चेंज करने में। आपको याद होगा कि हमने कोई 15-20 दिन पहले आप ही के शो में एक डिस्कशन की थी कि कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी में एक बहुत बड़ा वो आया है, चेंज आया है। तो आपको याद होगा ये बात। अब उसके फौरन बाद हमने देखा 2 दिन के बाद पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के जो चीफ हैं उन्होंने ही बात की थी कि हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की जरूरत है और हम हर चीज के लिए तैयार हैं। और आज जो स्टेटमेंट आई है, मैं इसको समझ इस तरह से करूंगा जिस तरह चाइना और इंडिया का आपस में जो लद्दाख में पाकिस्तान ने देखा वो एक आई ओपनर था, और उसके बाद चीजें ढेर सारी यहाँ पे चेंज हुई है। दैट इज वाई हम आज की स्टेटमेंट देख रहे हैं कि आपको हमसायों से बना के रखने की जरूरत है। जो इमरान खान की बात है, इमरान खान को जितनी अपोजिशन का सामना कल परसों से हो रहा है, हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। और इसमें ढेर सारे फैक्टर्स हैं। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकी, इंटरनेशनली इतने सेटबैक इनको मिले हैं कि इवन के
कि इनके अपने जो मुस्लिम बिरादर जिनको मुल्क कहते थे वो भी इंटरनेशनली भारत के साथ अलाइंड हो गए, तो इंटरनेशनली और लोकली पाकिस्तान को बड़े सेटबैक का सामना करना पड़ा। अब तो इनके अपने जो यार दोस्त इसके साथ हैं वो भी इनको यही मशवरे दे रहे हैं कि आपको अपने हमसाय अफगानिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, आपको बना के रखने पड़ेगी। और इमरान खान इस पोजीशन में है ही नहीं इस वक्त। ये जो जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि उनकी गवर्नमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर फेल हुई है इंटरनली सारे मामलात को टैकल करने में। तो लोकल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इनको मैं एक बार जरा दिखा देता हूं और उसके बाद अपने मेहमानों के पास आता हूं। थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं क्योंकि बहुत तेजी से मैं आगे बढ़ूंगा। राहुल, दोनों वॉल्स एक साथ दिखाएंगे। आइए, फिर बातचीत के लिए तैयार है पाकिस्तान। यहां पर अब आप देखें हमारे पास फिर बातचीत के लिए तैयार है पाकिस्तान। कब हुई बात? 24 सितंबर 2020 60 देशों के विदेश मंत्री की बैठक में वार्ता। पाकिस्तान की गुस्ताखी, कश्मीर से धारा 370 हटाने का मुद्दा उठा दिया। ये देखिए आप, क्या क्या गड़बड़ी चलती रहती है। थोड़ा जूम इन करें प्लीज इसको। नेक्स्ट, कब हुई बात? 15 सितंबर 2020 शंघाई सहयोग संगठन की एनएसए की बैठक। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें। 15 सितंबर 2020 लद्दाख सियाचिन जूनगढ़ सरक्रीक को अपना बताया। कब हुई बात? और कश्मीर से धारा 370 हटाने का मुद्दा उठाया यहां पर। नेक्स्ट वॉल दिखाएं राहुल, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखें, चेंज करें इसको बड़ा तेजी से। वो हमारे पास जो अगली जानकारी है, जो अगला वॉल है उसको देखें। क्यों घुटने पर आया पाकिस्तान, ये अब आप समझें। यहां पर चेंज करें। वो ये है कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से राहत नहीं मिली है, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, पाकिस्तान का खजाना खाली है। नंबर 3, ये आर्थिक तौर पर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है पाकिस्तान। नंबर 4, जो हमारे पास है, अपनी पार्टी में बगावत के बाद घर में कमजोर हुए इमरान खान। ये हमारे पास कुछ फैक्ट्स हैं। मैं सीधे चलूंगा यहां पर। मेरे साथ जो हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे क्विक रिएक्शन लेना चाहूंगा। ध्रुव सर, क्या ये बातचीत को समझा जाए कि ये कुछ रियल इंटेंट है और जो पाकिस्तान, जैसे मैं उसको भी पॉजिटिविटी से लूंगा, थोड़ा सा स्कंद सर से अभी एक अच्छा सा ये एक ओपिनियन मिला तो उससे थोड़ा पॉजिटिव वे में देखना चाहूंगा मैं। वो ये है सर कि यूरोप पूरा डिस्ट्रॉय होने के बाद एक साथ आता है, पाकिस्तान पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है। क्या वो अब एक साथ आना चाह रहा है या उसके इंटेंट पर हम यकीन नहीं कर सकते? देखिए निशांत जी, पाकिस्तान के ऊपर आप बिल्कुल इंटेंट के ऊपर आप नहीं जा सकते हैं, इसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। अगर वो चाहता है भारत के साथ शांति, तो उसको सिर्फ 2 छोटी छोटी चीजें करने की आवश्यकता है। टॉक्स की तो बात ही नहीं है, क्योंकि टॉक्स तो हम कभी भी कर सकते हैं। जितने भी टेरर कैंप्स हैं उन सबको बंद करे, वो है कदम नंबर 1। और नंबर 2, जो भारत ने उनसे टेररिस्ट मांगे हैं वो भारत को सौंप दे। अगर ये 2 कदम, ये 2 एक्शन लेने के लिए पाकिस्तान तैयार हो जाता है, तब हम कह सकते हैं कि इसकी नीयत बदली है। नहीं तो मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, पाकिस्तान की नीयत नहीं बदली हुई है। वो सिर्फ ये बातचीत करने का ढोंग रचा रहा है पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि वो शांति चाहता है। ठीक है, पाकिस्तान शांति नहीं चाहता। पॉइंट टेकन सर। स्टेट है ये। प्रोफेसर राजन कुमार सर, यही सवाल मेरा आपसे, क्विक रिएक्शन। देखिए, अगर पाकिस्तान अगर चाहता भी है, स्टेट अगर वहाँ चाहे, तो अभी स्टेट की जो स्थिति वहाँ पे आपने देखा कि बहुत ही अनस्टेबल है। जो इमरान खान की सरकार है वो खतरे में है। आर्मी वहाँ पे अब पूरी तरह से इमरान खान को नहीं सपोर्ट कर रही है। जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। तो उस कंडीशन में उनके पास बहुत सारे रास्ते नहीं है, तो वो सीज फायर की बात कर रहे हैं। डीजीएमओ के साथ बातचीत भी हो रही है, तो बातचीत अच्छी बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान की पॉलिसी में भारत के लिए कोई भी परिवर्तन आया है। और अब जैसे जैसे वहाँ पे इलेक्शन का माहौल बनता है, तो आप देखें कि उनकी जो पॉलिसी है वो और भी ज़्यादा हार्डलाइन होने की संभावना है। और ये सच है कि पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी ख़राब है। जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन हुआ है, यहाँ तक कि सऊदी अरब जो कि पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट करता था भारत के विरोध में भी, वो अभी उसके साथ नहीं है। ठीक है, अमेरिका से दबाव बना हुआ है। पॉइंट टेकन सर। मेरे पास पाकिस्तान से एक और खबर आ रही है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने अपनी पार्टी में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले इमरान ने इस्लामाबाद में बुलाई अहम बैठक। और मैं सीधे चलूंगा कसवर के पास। कसवर, इज ही ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग? क्या उनको लग रहा है वो हार जाएंगे?
देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बुलाई है आज शाम को 4 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। और जाहिर है जिस तरह सेनेट में इमरान खान की सरकार को एक इंतहाई झटका लगा है, उनके 9 जो अरकान थे वो दूसरी अपोजिशन पार्टी के साथ मिल गए, तो इससे यही चीज जाहिर हो रही थी कि इमरान खान की अपनी पार्टी में इनके खिलाफ बगावत हो गई है। और उसके बाद इमरान खान का जो एक कंट्रोवर्शियल एक डिसीजन है कि मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जा रहा हूँ वहां पे पार्लियामेंट से, तो उससे पहले तो ये मीटिंग बहुत ही नागुजीर हो गई थी। मेरे ख्याल है कि नए वादे होंगे, नए दावे होंगे, अपने पुराने इत्तेहादियों को साथ मिलाने के, कुछ मिल मिलाने की बातें होंगी। इमरान खान साहब को ये करना बहुत जरूरी होगा बिकॉज उनकी जो गवर्नमेंट है वो इस वक्त सख्त खतरे में है। और ठीक है, मैं क्विक आप जो बता रहे हैं ये बहुत चिंता का विषय है। मैं तुरंत आ रहा हूं सुमित के पास। सुमित, बड़ी खबर ये आ रही है कि चीन पाकिस्तान तनाव पर सीडीएस बिपिन रावत का बड़ा बयान आ गया है। जटिल सुरक्षा और चुनौतीपूर्ण वातावरण का सामना कर रहा है भारत। दूसरे देशों की तुलना में भारत के सामने सबसे ज्यादा चुनौती जंग के स्पेक्ट्रम की बदली अवधारणाओं को अध्ययन करने की जरूरत। शक्ति को कई स्तरों में बदलने की जरूरत, चीन अभी भी खतरा बना हुआ है, यह बड़ी खबर उन्होंने कहा है। मैं सीधे चलूंगा सुमित के पास। सुमित, क्विक रिएक्शन इस पर। लेकिन निशांत, मैं वही कह रहा था कि चुनौतियां भारत ने ना सिर्फ कोविड को लेकर बल्कि अपने फ्रंट को लेकर भी उसका सामना किया। और चीन की स्ट्रैटेजीज पर या चीन की मंशाओं पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। अभी भी हालांकि स्टैंड ऑफ क्लियर पहले फेज में हो गया है, लेकिन डेप्सांग और दूसरे इसके इलाकों के अभी भी चीजें, चीनी सेना पीछे नहीं हटी है। अभी भी चीन की मंशाओं में वो क्लियर विजन नहीं आया है। पाकिस्तान की भी जो चीजें हैं, पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन हमारे ठीक हो रहे हैं, उनको भी आप ये मान के ठीक है, पाकिस्तान पॉइंट टेकन। सुमित, I'm sorry मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन बड़ी खबर यह है और इसको मैं बुलेटिन को क्लोज कर रहा हूं। हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। चीन पर बाइडेन प्रशासन का अब तक का सबसे बड़ा अटैक, दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है चीन। अमेरिका ने कहा तिब्बतियों के अधिकारों का करेंगे समर्थन। अमेरिका ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक गाइडेंस में कहा गया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।